हेलो बच्चों, आपकी बोर्ड की हिंदी की परीक्षा हो चुकी है। तो उन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे सेट 1, सेट 2 और सेट 3 की। तो आगे चलते हैं। ये आपका सेट 2 का प्रश्न पत्र है। प्रश्न कोड है 4/5/2 सेट 2 का। तो इधर पर ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। प्रश्न को पढ़ने 15 मिनट आपको दिया जाएगा। प्रश्नों को पढ़ने के लिए 10:15 को और 10:30 से आपको स्टार्ट करने हैं। और किस किस खंड में कितने प्रश्न हैं ये दिए गए हैं और इन निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन 1, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आधारित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये जो सेट 3 में और सेट 1 में सेम गद्यांश दिया है, मैंने जो सॉल्व किया है उसमें ऑलरेडी है। इसमें मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं डायरेक्ट ऑप्शन को हम लोग चूज़ करते हैं। तो यहाँ में जो पहला प्रश्न है, तालाब अपने अस्तित्व के लिए निर्भर करते हैं, इसका उत्तर मानसून और प्रकृति पर होगा, सी, ऑप्शन सी। सेकेंड है, निम्नलिखित में जल का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो यहाँ में ये गद्यांश में नदी भी दिया है, तालाब भी दिया है, झील भी दिया है। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होगा, झरने, वो नहीं है। ठीक है, उस पर वो स्रोत नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे समाज द्वारा प्रकृति को देवी शक्ति के रूप में पूजने का क्या कारण है? तो इसका जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट होगा, मानवोपयोगी वस्तुओं को ईश्वर का प्रतिरूप मानना। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो कथन में है, भारतीय लोकमानस में तालाब एक स्थूल वस्तु न होकर जीवन का अविभाज्य अंग है। अविभाज्य अंग यानी जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। तो ये तो सही है। कारण, तालाब और जलाशयों की देखरेख का काम पूरा समाज करता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ हम ऑप्शन चूज़ करेंगे। पहला क्या है, कथन और कारण दोनों गलत है, तो ये गलत है। कारण गलत है लेकिन कथन सही है, ये भी गलत है। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की गलत व्याख्या करता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी ये सही है, कथन और कारण दोनों सही तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 में जल के परंपरागत स्रोतों की उपेक्षा का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है सी, आजकल के आधुनिक स्रोत आ जाने की वजह से ऐसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो गद्यांश को पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त वाले उत्तर को चुनना है, तो इसमें भी ये गद्यांश को मैं नहीं पढ़ूंगी। उसमें सेम जो 3 में दिया है सेम है सेट 3 में, तो इसको ऑप्शंस को हम लोग चुनेंगे। तो यहाँ जो पहला प्रश्न है, खुशी पाई जा सकती है, तो यहाँ रिश्तों के मामले में पेशेवर की सलाह माने, तो ये गलत है। रिश्तों को प्रेम पूर्वक समुचित मान सम्मान से बनाए रखे, ये ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में संबंधों में परस्पर सहयोग सम्मान का भाव किसी कार्य की पूर्ति करता है, तो यहाँ रिश्तों को घनिष्ठ बनाता है, ये सही है। बेहतरीन सहयोग तंत्र बनता है, ये भी सही है। पड़ोस भी आपकी मदद करते हैं, ये गलत है। ज़्यादा लोग आपका ध्यान रखते हैं, ये भी गलत है। तो यहाँ ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट है, तो ये ऑप्शन डी सही होगा। सेकंड वाला में ऑप्शन 3, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो जो कथन है वो है, समय समय पर अपने सगे संबंधियों से त्योहार, जन्मदिन या अन्य समारोह के बहाने मिलते रहना चाहिए, तो ये सही है। कारण, ये मिलन मन को संतोष और शांति देता है, ये भी सही है। तो यहाँ ऑप्शन सी, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो ये ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में संबंधी हमारी सबसे बड़ी ताकत क्यों है? क्योंकि ऑप्शन ये सही है, संकटों में समर्थन और सहयोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित कथनों में गद्यांश के विचारों से कौन सा या से विचार मेल खाते हैं? तो आत्मीय रिश्तेदार सुख दुख के सच्चे साथी होते हैं, ये गद्यांश में दिया गया है। अकेला व्यक्ति
जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, तो ये सेकंड गलत है। रिश्तेदारों से त्योहार के अवसर पर ही मिलना चाहिए, ये भी गलत है। तो रिश्तेदार सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह कराना सिखाते हैं, तो ये सही है। तो हम लोग ऑप्शन डी 1 और 4 को चूज करेंगे, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पदबंध आपको यहाँ चुनना है। तो यहाँ क्वेश्चन 1 में जो रेखांकित जो पदबंध जो यहाँ पर साधु संतों का काम धर्म से विमुख हो रहे लोगों, तो यहाँ जो लोगों का समूहवाचक संज्ञा होता है, तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा, संज्ञा पदबंध। सेकंड में यहाँ जो है गूंजती रहती है, तो गूंजती रहती है, तो ये क्रिया पदबंध है, ऑप्शन डी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में दिवाली का पहला, तो दिवाली तो यहाँ दिवाली पर्व है, तो ये भी संज्ञा पदबंध होगा। फोर वाला क्वेश्चन नंबर 4, अस्त्र वस्त्र की पहली भेंट, तो ये भी ये अन्य वस्त्र की पहली भेंट, तो ये भी संज्ञा पदबंध है ना, ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण यहाँ छाटना है। तो यहाँ जो ऑप्शन ये दिया गया है बी, ये सही है कि प्रतिदिन खूब अच्छी तरह सेवा करे। क्रिया हो गया प्रतिदिन खूब अच्छी तरह, यानी सेवा कैसे करें, रोज अच्छी तरह, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है। अगला प्रश्न, निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं चार को आपको देना है। तो जो यहाँ पे सरल वाक्य को छाटना है, तो ऑप्शन ए में देखिए की होने से ये तो मिश्र हो गया। यहाँ मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं बाहर जाता हूँ, तो ये सही है, ये सरल वाक्य है, क्योंकि सी में ये और होने से ये संयुक्त है, और यदि तो ये मिश्र हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में जब फसल तैयार हो जाती है तब ठाकुर जी के नाम का अगोहन निकाल कर ही अनाज ले जाती है। तो यहाँ जब और तब है, तो ये रचना के आधार पर मिश्र वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 3, मैं वहाँ जाता हूँ लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आँखों नहीं सुहाते। तो ये लेकिन दिया गया है, तो ये लेकिन देने से ये संयुक्त वाक्य है, क्या लेकिन दिया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य छाटना है। तो यहाँ हरिहर काका के 4 भाई हैं और वो सब साथ में रहते हैं, और लगा तो ये संयुक्त है। हरिहर काका के पास कुल 60 बीघे खेत है, तो ये सरल है। ये कृषि पर निर्भर है, इसीलिए तो ये संयुक्त है। यदि हरिहर काका की तबीयत खराब होती तो वे मुसीबत में पड़ जाते, तो ये मिश्र है, तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को सुमेलित यानी मैच करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है, बच्चे पढ़ लिख रहे होते या धमाकोचड़ी मचाते, बच्चे पढ़ लिख रहे होते या धमाकोचड़ी मचाते, तो यहाँ या दिया हुआ है, तो ये संयुक्त है। मन ही मन उन्होंने उस भतीजे की सराहना की जिसके बहाने पकवान मिलने की उम्मीद थी, तो जिसके बहाने, तो ये मिश्र हो गया। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था, तो ये सरल हो गया। तो यहाँ में 1 का मैचिंग क्या है, 1 का मैचिंग 2 है, तो 1 का यहाँ 2 है, और 2 का 3 है, और 3 का 1 है, तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। नंबर 5 में देखिए, यहाँ मुहावरे पर आधारित 6 मुहावरे में से आपको 4 को चूज़ करना है। तो पहला है मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले चुनो। तो हथियार डालना, हथियार धरती पर रखना, ये तो गलत है। हाथ फैलाना यानी याचना करना, ये
बी को, ऑप्शन बी सही है। हवा से बातें करना ये भी गलत है, और हाथ धोना ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, भारी संकट से बच जाना, तो इसका बाल बाल बच जाना ये सही है। बदल जाने का ये आँख फेरना ये होगा, ऑप्शन ए सही होगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में, आज के युग में स्वार्थी लोग अपना काम बनाने में लगे रहते हैं। अपना काम बोले तो ऑप्शन सी, अपना उल्लू सीधा करना। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में अध्यापिका के कक्षा से बाहर जाते ही छात्रों ने आसमान सिर पर उठा लिया, तो ये ऑप्शन 1 आसमान सिर पर उठाना सही होगा। 6 क्वेश्चन, चुनौती देकर अपनी बात कहना, तो ये ऑप्शन में डी, डंके की चोट पर कहना ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको समास चुनना है। समास में यहाँ पहला है प्रयोगशाला, तो यहाँ प्रयोग के लिए शाला तो के लिए तो ये तत्पुरुष, ऑप्शन बी सही है। निसंदेह, तो ये वो वर्ड है, तो ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है, ये अव्ययी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3 में कार्य कुशल, इसका समस्त पद का विग्रह होगा कार्य में कुशल, तो ये तत्पुरुष के अंतर्गत है। 4 सही युग्म होगा यहाँ। सेना नायक बहुब्रीहि तो गलत है। त्रिवेणी द्विगु समास, क्योंकि पहला त्रिवेणी ये द्विगु समास पहला नंबरिंग है, तो ये करेक्ट है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में महाराजा, तो यह ऑप्शन डी, महान है जो राजा, कर्मधारय समास होगा, ये सही युग में है। महान है जो राजा पहला ये विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि जो कथन है ततारा वामिरों से कौन सा वाक्य मेल खाते हैं, तो यहाँ 1 जो दिया है, ततारा एक नेक मददगार व्यक्ति था, ये सही है। एक ही गांव के होने के कारण उनका विवाह ना हो सका, ये गलत है। वामिनो मधुर गीत गाती थी, ये सही है। पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ था, ये भी सही है। तो यहाँ ऑप्शन डी 1, 3 और 4 ये सही होगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, कारतूस एकांकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन और कारण को पढ़कर सही विकल्प चुनना है। तो कथन है, सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का रह गया, और कारण, कर्नल ने सोचा नहीं था कि वजीर अली इस प्रकार उसका मुलाकात होगी और वह उसे गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। तो यहाँ कथन और कारण दोनों सही है कि कर्नल ने सोचा ही नहीं था, वो लावा लश्कर लेके बैठा था कि उसे गिरफ्तार करने, और वजीर अली उसके सामने इस प्रकार घुड़सवार होकर आएगा। तो यहाँ ऑप्शन जो डी है वो सही है, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये जो बड़े भाई साहब का है, ऑलरेडी ये बुक्स का दिया हुआ है, पठित गद्यांश है, तो ये भी शेट्री में दिया हुआ सेम है, तो इसका मैं ऑप्शन में डायरेक्ट चलूँगी, आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं, फिर भी पढ़ लेती हूँ। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात, उस पर अमल करना दूसरी बात, पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी की वह दाव गाँव, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती है। वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख पढ़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती, और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साये से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर न होती। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मैं मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता। मैं फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार ना कर सकता था। तो ये मालूम है बड़े भाई साहब पाठ का, तो आपको ऑलरेडी ये कहानी मालूम ही है। क्वेश्चन 1, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि टाइम टेबल बनाना, उस पर अमल करना अलग अलग बातें हैं। तो यहाँ ऑप्शन 1 में टाइम टेबल बनाना सरल कार्य है, उस पर अमल करना उससे भी कठिन है, तो ये तो सही नहीं होगा।
टाइम टेबल तो सब बना लेते हैं, लेकिन उनके अनुरूप दिनचर्या सबके बस का नहीं, ये तो सही दिखता है। ऑप्शन सी में देखते हैं, टाइम टेबल बनाने में पेन ही उठाना होता है और अमल करने में मन मस्तिष्क लगाना है। तो ये सही है, क्योंकि वहाँ छोटे भाई साहब बोलते हैं, जैसे भाई साहब बड़े भाई साहब की डांट सुनते हैं तो वो झट पेन उठाकर एक टाइम टेबल बना लेते हैं, बट पहले दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। तो ये ऑप्शन सही है। चलते हैं दूसरे विकल्प। दूसरे में निम्नलिखित कथन और कारण पढ़कर सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ कथन है, मैदान में पहुँचते ही छोटा भाई सब कुछ भूल जाता, ये तो सही है। कारण, खेल का मैदान, वहाँ की हरियाली, हवा, स्वच्छंदता छोटे भाई को अपने आगोश में समेट लेती। तो यहाँ कारण में खेल का मैदान, वहाँ की हरियाली, हवा और स्वच्छंदता आगोश में ले लेती। तो ये यहाँ तक तो सही है, पर यहाँ में साथ में अगर क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल की वो उछाल, तो वो भी देने से यहाँ पूरा हो जाता। तो यहाँ में ये ऑप्शन जो है बी सही होगा। कथन सही है, लेकिन कारण उसकी गलत व्याख्या करता है। वो तो प्रकृति प्रेमी नहीं था, वो खेल उसको पसंद था, वो जैसे क्योंकि मैदान में वो खेलता था, वहाँ की हरियाली उसे पसंद थी। तो यहाँ खेलों का जिक्र नहीं किया है गद्यांश के अनुसार, तो यहाँ ऑप्शन हम बी को चूज़ करेंगे, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में, बड़े भाई साहब को छोटे भाई को उपदेश देने का मौका मिल जाता, क्योंकि यहाँ में जो ऑप्शन सी सही होगा। टाइम टेबल पुस्तकों से मुंह मोड़ लेता, क्योंकि वो जो टाइम टेबल बनाया उसके अनुसार वो कार्य नहीं करता था और खेलने चला जाता था, इसीलिए भाई साहब उन्हें उपदेश देते। यहाँ में ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, छोटे भाई अपने बड़े भाई से दूर रहने का प्रयास क्यों करता था, क्योंकि ऑप्शन 1 सही होगा। बड़े भाई की डांट डपट के कारण, हमेशा वो डांटते थे, वो बात ना सुनना पड़े, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 5 में सुमेलित करना है, मैच करना है, स्तंभ 1 से और स्तंभ 2 को मैच करना है। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन 1 है, सिर पर नंगी तलवार लटकी रहती किसकी, कथानायक। नसीहत और फजीयत का अवसर मिलता, किसको मिलता था, बड़े भाई साहब को। मोह माया का बंधन क्या था, खेल कूद से प्यार। तो यहाँ ऑप्शन ये 1 का आंसर क्या है, 1 का 2 है और 2 का 3 है। तो 1 का 2 है, 2 का 3 है, तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपयुक्त विकल्प को चुनकर लिखिए। तो है क्वेश्चन 1, कबीर ने कस्तूरी मृग के उदाहरण से क्या समझा। यहाँ उदाहरण बोला गया, तो हमको उसको कस्तूरी का नहीं बताना, उसका एग्जाम्पल देख के हमको क्या पता है, ऑप्शन बी होगा। हृदय में ही आत्मा के रूप में ही परमात्मा है, ये सही होगा। क्वेश्चन 2, सुमित्रानंदन पंत ने पहाड़ पर झरनों की किस रूप में कल्पना की है। तो पहाड़ में झरनों की पोयम में दिया गया है मोतियों की लड़ियों के रूप में, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित पदांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में से प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनना है। तो यहीं से चुनना है। तो कविता में, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतज्ञ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कृति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव असीम विश्व में जो में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पदांश के अनुसार उदार किसे कहा गया, तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, परोपकारी व्यक्ति जो दूसरों की भलाई करता, मदद करता है। सेकेंड क्वेश्चन में देवी सरस्वती किसका गुणगान करती है। तो देवी सरस्वती ऑप्शन सी होगा, सहृदय जिसका दिल अच्छा है, जो दूसरों की मदद करता है। तो सरस्वती भी उसके बारे में किताबों में लिखती है। क्वेश्चन नंबर 3, उदार के प्रति धरती का भाव क्या है। तो यहाँ ऑप्शन डी होगा, कृतज्ञता। क्योंकि देखो यहाँ पोएम में ऑलरेडी क्या है, धरा माने पृथ्वी, कृतार्थ भाव मानती, है ना। तो ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थान के उपयोग सबसे चयन कीजिए। तो सब जगह अपने लिए ना जीकर दूसरों के लिए जीने वाला डैश गूंजती है। तो उसकी क्या गूंजती है, उसकी कृति गूंजती है, उसका फेम हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 5, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, इसका भाव क्या है? तो इसका ऑप्शन 1A सही होगा, क्योंकि वसुदैव कुटुंबकम की भावना का प्रसार करना। वसुदैव कुटुंबकम यानी हमारी पूरी पृथ्वी एक परिवार जैसी और हम सब भाई बंधु हैं। तो कविता में भी ऐसा कहा गया है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का भाई बंधु की तरह है ना। तो उस अनुसार ये ऑप्शन सही है। तो अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन नंबर 11 कि पूरक पाठ्यपुस्तक पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 को ही आपको उत्तर देने 60 शब्दों में। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, हरिहर काका के परिवार ने ठाकुरबाड़ी से लौटने के बाद उन्हें बहुमूल्य वस्तु देकर जैसे सहज कर रखा। यदि उनका परिवार पहले ऐसे ना उचित प्यार आदर देता तो स्थिति कैसी होती? तो आपको कहानी मालूम है, हरिहर काका के भाइयों में से उनके पास भी 15 बीघा ज़मीन थी, पर वो काम नहीं करते थे। उनके भाई उन्हीं की ज़मीन में खेती करके उनके परिवार वाले चलते थे। लेकिन उनके बहू लोग पत्नियों ने हरिहर काका के साथ अच्छा उचित व्यवहार नहीं किया, जिसके वजह से वो एक दिन उन्हें क्रोध आ गया था उनके भतीजे का कोई मित्र आने से। तो अगर वो पहले अगर ऐसा करते, आपको स्टार्टिंग थोड़ा के बारे में लिख के ऐसे लिखना है कि अगर उनके परिवार वाले इस तरह से अच्छे से रखते तो आज उनकी जो स्थिति है वो नहीं होती और उनको ऐसे संभाल के रखने भी ज़रूरत नहीं, उनका अंदर डर भी नहीं होता, है ना ही महंत को मौका मिल जाता उनके ज़मीन को अपने तरफ करने के लिए, उन्हें हरिहर काका को फुसलाना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सपनों के से दिन में लेखक को विद्यालय जीवन क्यों नहीं अच्छा लगता था? तो उस समय पढ़ाई लिखाई में बच्चों लोगों को ऐसे नहीं किया जाता था ज़्यादा जोर, बहुत बच्चे तो पढ़ते भी नहीं थे, लेकिन ज़्यादातर कारण होता था स्कूलों में ज़्यादा सख्त अनुशासन होना। जिस प्रकार पीटी मास्टर के बारे में कहा गया है कि वो थोड़ी सी भी हिल जाते तो वो चमड़ी उधेलने जैसे उदाहरण दे देते थे। तो इस तरह से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। क्वेश्चन डी में टोपी शुक्ला आधार पर टोपी शुक्ला के बार बार फेल होने के पीछे क्या कारण थे? तो टोपी शुक्ला जो ऐसे कोई टोपी शुक्ला के बारे में पहले लिखने से 2-4 लाइन उसकी कहानी इफ़न के बिना अधूरी है। तो इफ़न जब तक था तो उसकी पढ़ाई अच्छी ही भी थी, जब चौथी के बाद वो चला गया तो बाद में वो अकेला हो गया और अकेला होने से बहुत कुछ उसके जीवन में परिवर्तन भी आया। और ऐसे वो पढ़ाई में भोदा नहीं था, थोड़ा गाउदी था, और जब भी पढ़ने बैठता तो उसके छोटे भाई कुछ नहीं तो उसके किताबों के पन्ने फाड़ देते या फिर उसको घर के काम में या कुछ काम के लिए बाहर जाना पड़ता था, जो परिवार वाला से ना मंगा, मतलब बाहर नौकरों से ना मंगा सके वो मंगाता था। तो कुछ नहीं कुछ होता था। एक बार उसको टाइफाइड हो गया। तो इस तरह से उसका ये रीज़न था। तो ऐसे करके आप दे सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 में इसमें भी ये पद खंड पर आधारित किन्हीं 2 प्रश्नों को देना है। कर चले हम फिदा कविता में सांस थमती गई नस जमती गई किस स्थिति का वर्णन किया है? तो इसको आपको जो इसमें सैनिकों की हृदय की कौन सी भावना व्यक्त होती है, इसमें आप ये दे सकते हैं कि जब 1962 में हिमालय की घाटी में चीन और भारत के बीच लड़ाई हुई थी, जब चीन ने आक्रमण कर दिया था तो हमारे भारतीय सैनिकों ने बड़ी वीरता से उनका सामना किया था। उनकी सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी उन्होंने अपने कदम को रुकने नहीं दिया और जो बढ़ते कदम हैं उनको रोका। और वो मरते मरते भी उनमें वो बागपन था। उन्होंने भी किसी से वादा किया था पर वो वादा नहीं निभा पाए, क्योंकि उनके खून अगर देश के काम नहीं आ सके तो वो जवानी किस काम की। तो इस तरह से आप 60 शब्दों में लिख सकते हैं सारांश को लेकर कविता का। क्वेश्चन नंबर 2 में आत्मचरण कविता के माध्यम से कवि ने अपने अंतर्मन की भावनाओं को किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? हर तरह से आत्मत्राण में कभी कुछ भी बाधाएं आए, विपत्ति आए, तकलीफ़ें आए, वो कवि ईश्वर से कभी ये नहीं कहता है कि उनकी बाधाओं में तकलीफ़ों में वो ईश्वर उन्हें मदद करे। उनकी जितनी भी कठिनाई आए, भले वो अकेले पड़ जाए, दुनिया में कोई लाभ ना दे, तो भी वो ईश्वर से यही कहता है कि उन बाधाओं से तकलीफ़ों से वो पार हो सके। वो खुद के स्वयं के आत्मबल से, अपने पौरुष से कभी भी ईश्वर से वो मदद ना मांगे, बस अपने खुद से वो उन तकलीफ़ों को, बाधाओं को वो तर के जाए। और यहाँ तक कि वो ये भी ईश्वर से कहते हैं कि उनके सुख रात्रि में भी उनके अंदर वो घमंड ना है और हमेशा हर दिन वो ईश्वर का मुख पहचाने और उनके सामने उनका सर झुका रहे।
तो इस तरह से कविता का सार आप कर लेंगे तो उसको भी बना मिला जुला के आप यहाँ लिख सकते हैं। क्वेश्चन बस घुमा के आया ले दे के जो कविता का सार ही उसमें आ जाता है। क्वेश्चन नंबर ग में कंपनी बाग की तोप हमें क्या जानकारी मिलती है? तो कंपनी बाग की तोप से हमें यही जानकारी मिलती है कि ये 1857 की तोप है जो कंपनी बाग में अभी भी है, पर अभी इसका कोई उपयोग नहीं है। यहाँ ये दिन रात सैलानी से देखने के लिए आते हैं बच्चे, तो अब तो इसमें बच्चे घुड़सवारी करते हैं, चिड़िया गौरैया फिर से भी उड़ जाती है और साल में इसे 2 बार चमकाई जाती है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पूर्वजों ने ये विरासत मिली है हमारे पूर्वजों से कि उन्होंने जो गलती की है, उन्होंने जैसे अंग्रेज़ों को व्यापार करने के लिए यहाँ दिया और वही अंग्रेज़ हमारे देश में आकर हमें हमारे अंदर ही उन्होंने जो एकता का भाव हटा के हमें अपना गुलाम बना लिया। तो जो उन्होंने गलती की है वो सीख लेके आज के पीढ़ी को ये सीख लेना चाहिए, भविष्य में वो ऐसी कोई गलती ना करे जिससे फिर से हमारा देश परतंत्र हो जाए, है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं कविता का थोड़ा सार लेकर। क्वेश्चन नंबर 13 में ये है कि यहाँ में आपको गद्य खंड से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे डायरी का एक पन्ना जो 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता में जो घटना हुई थी, वहाँ पर विद्यालय में बालिका विद्यालय में झंडोत्सव कैसे बनाया गया और उस दिन स्त्री समाज का क्या विशेष योगदान रहा। तो इसको भी आप 26 जनवरी 1931 को जो स्वतंत्रता दिवस कलकत्ता में बड़े धूमधाम से मनाया गया था, हर जगह पताका फहराया गया था, घर घर में ऐसे सजी थी जैसे दिवाली हो रही हो, मानो सबको ऐसा लग रहा था स्वतंत्रता मिल ही गई है। कई विद्यालय में झंडोत्सव मनाया गया, बालिका विद्यालय में भी मनाया गया जहाँ मदलसा और जानकी देवी जैसी मान्य महिलाएं थी, उन्होंने ये किया। और उस दिन स्त्री समाज में 105 स्त्रियाँ थी जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में, इस स्वतंत्रता दिवस में भाग लिया। जहाँ सरकार की ओर से, कमिश्नर की ओर से नोटिस था कि जो भी इस आंदोलन में या झंडोत्सव मनाएगा, ऐसा करेगा, उसको अमुक अमुक धारा के तहत अमुक अमुक सज़ा मिलेगी। तो जहाँ पुरुष समाज भी इस आंदोलन में था तो उन्हें लाठीचार्ज से जब बरसाया जा रहा था और ठीक 4:24 पे स्त्री समाज ने जाकर झंडोत्सव मना दिया और 4:24 में घोषणा पत्र भी पढ़ा और उस दिन को सफल बनाया। उस दिन कलकत्ता में इतनी स्त्रियों ने कभी भी भाग नहीं लिया होगा स्वतंत्रता आंदोलन में, और उन्हें फिर लॉकअप में पकड़कर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया पकड़कर। तो उनकी जो योगदान वाकई सराहनीय थी और कलकत्ता में जो कलंक था वो कुछ हद तक धुल भी गया था। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ख में आदर्शवादी लोगों ने समाज के लिए क्या किया है, गिन्नी का सोना पाठ के संदर्भ में लिखिए। तो यहाँ आदर्शवादी लोगों में तो बहुत आदर्शवादी लोग हैं, जिनमें वहाँ में जो पाठ में जैसे कि गांधी जी का दिया है वो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। वो समाज का भलाई चाहते हैं, समाज को लेकर चलते हैं, वो अपने आदर्श को द्वारा समाज को सुधारते हैं। तो यहाँ में उस तरह से आप लिख सकते हैं गिन्नी का पाठ के द्वारा। जैसे गांधी जी ने बहुत सारे ये नहीं किया कि वो अपने ही स्वार्थ के लिए, एक व्यवहारवादी लोग होते हैं जो अपना स्वार्थ करके चले जाते, पर आदर्शवादी लोगों ने हमेशा शाश्वत मूल्यों को जीवित रखा है और उन्होंने समाज को हमेशा उठाया है अपने से ज़्यादा, अपने देश को, अपने समाज को और लोगों का भलाई किया। इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ग में कलाकार या फिल्म को लेकर शैलेंद्र की सोच आम लोगों से हटकर क्यों थी, कारण सहित बताएं। तो यहाँ कलाकार या फिल्म को लेकर शैलेंद्र की सोच आम लोगों से हटके थी क्योंकि शैलेंद्र जो थे एक भावुक प्रवृत्ति के वो कलाकार, कवि थे और गीतकार थे। उन्होंने कभी भी भावना में कभी भी लोगों को दिखावा के लिए नहीं किया। जो भावना है, भावना को ही उन्होंने व्यक्त किया और उन्हीं के आधार पर वो गीत लिखते थे। कभी भी किसी से उन्होंने कोई भी, अगर हम उदाहरण ले लें फिल्मों का या गीत का है, तो उन्होंने कहीं भी काट छाट ऐसे नहीं किया है। अगर हम उदाहरण के तौर में कहें कि जब श्री 420 का फिल्म में जो गीत था, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, उसमें एक लाइन है कि रातों दसों दिशाओं से। तो वो जो गीत की जो लाइन थी रातों दसों दिशाओं से, तो वहाँ संगीतकार जयकिशन ने उनसे कहा था कि उनको
उसको क्यों 10 दिशा लिखा, उसको 4 दिशाएं करना चाहिए क्योंकि 10 दिशाएं होती नहीं। पर उन्होंने नहीं माना क्योंकि ये भावना, ये गीत की मांग है, जो गीत के अनुसार है, उसकी भावना के अनुसार, तो वही वो गीत में लिया, उन्होंने इसको नहीं काटा। और प्लस जो फिल्म उन्होंने तीसरी कसम बनाई, उसमें उन्होंने जो उपन्यास मारे गए गुलफाम से लिया, तो उस पर उसकी कोई भी उसकी कहानी का कोई भी तत्व को उन्होंने काटा छाटा नहीं, ज्यों के त्यों उन्होंने उतार दिया, पूरा सेलुलाइट की कविता की तरह। तो उनका सोचना था कि कभी भी लोगों में उथलेपन को नहीं दिखाना, उनको उनकी जो भावनाओं को परिष्कार करना है, ना ही उनको और ख़राब करना है। तो वो ऐसा कहते थे, इसीलिए उनकी फिल्म जो कोई एक दो गणित समझने वाले के अंदर नहीं थी, जो पूरा जो उसको समझता है वही समझ सकता है। तो शैलेंद्र को ये जो सोच थी, आम लोगों में वो सोच नहीं थी, इसलिए उनकी फिल्म जब आई तो आम लोगों को इतनी समझ नहीं आई, आम लोगों के में इसलिए चली नहीं। वो फिल्म कब आई, कब चलेगी, पता भी नहीं चला। लेकिन अगर कला की दृष्टि से देखें, भावना की दृष्टि, तो वो सर्वोत्तम फिल्म थी, उनको कई पुरस्कार मिले। तो इस तरह से हम आप कारण देकर कह सकते हैं। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में आपको अनुच्छेद लेखन है, किसी एक पर करना है निम्नलिखित बिंदुओं पर खेल और अनुशासन, जिसमें पॉइंट आप अनुशासित व्यवहार, जो आपका बिहेव डिसिप्लिन में होना है, सफलता का रहस्य कि बहुत लोग इससे सफल होते हैं, उसी अनुशासन डिसिप्लिन की वजह से। सामूहिकता की भावना, जो मिल के करते हैं उसमें क्या फीलिंग आती है, इसको देना है। अभी नेक्स्ट ख में प्रकृति से लगाव, संकेत बिंदु है, आवश्यकता क्यों ज़रूरी है। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, माने जो भी डिज़ास्टर होता है, प्रॉब्लम आती है, बाढ़ भूकंप जो भी है, उससे ज़रूरी है, तो उससे प्रकृति का लगाव होना ही होगा। तालमेल, दोनों को बैलेंस कैसे रख सकते हैं। ग पुस्तकें पढ़ने की आदत, जिसमें ज्ञान विज्ञान का स्रोत, जिससे कि ज्ञान और विज्ञान दोनों मिल सकता है पुस्तक के जरिए। सच्ची मित्र, एक बुक सबका सच्चा मित्र होता ही है। पढ़ने की आदत का और जो रीडिंग स्टडीज़ का जो स्किल रहता है वो बहुत अच्छा होता है। ज्ञानार्जन का लाभ, इससे हमको ज्ञान भी मिलता है। उस हिसाब से पॉइंट देके आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ में दिया है, आप महिमा दिनेश है, अपने नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखा था, जिसमें आपके मोहल्ले के पार्क की दुर्व्यवस्था, सुचारू बिजली का अभाव, अस्वच्छता आदि की जानकारी दी थी। आपके पत्र के बाद पार्क के रख रखाव पर पूरी तरह से ध्यान दिया गया है और लोगों के सहयोग से हरा भरा बनाया जा रहा है। अतः नगर निगम अधिकारी को शीघ्रता से कदम उठाने के लिए लगभग 100 शब्दों में धन्यवाद पत्र दीजिए। मतलब इस पत्र में आपको क्या लिखना है, आप लड़की है तो महिमा, लड़के हैं तो दिनेश, 100 वर्ड्स में लिखना है। किसको लिखना है, नगर निगम अधिकारी को लिखना है। और ऑलरेडी ये आपने कर चुका है कि आपने आपके मोहल्ले में जो पार्क है, जिसका हालत अच्छा नहीं था, बिजली करंट भी अच्छा नहीं था, और इसमें साफ़ सफाई भी नहीं थी, गंदगी थी, स्वच्छ नहीं था। तो ये जानकारी देने के बाद आपके पत्र के बाद में ये वहाँ नगर निगम को ये पता चला और उन्होंने लोगों के सहयोग से इसको साफ़ सफाई करवाया और अभी अच्छा हरा भरा बनाया जा रहा है। तो ये प्रोग्रेस हो रहा है। इसको देखते हुए आपको नगर निगम अधिकारी को एक 100 वर्ड में एक धन्यवाद पत्र, मैंने थैंक्स देते हुए, उनका एड्रेस देते हुए उनको धन्यवाद देना कि मैंने आपको कहा था, आपने उस और कदम उठाया, मैं आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और ऐसा हो रहा है, हम भी इसमें सहयोग दे रहे हैं। तो इस तरह से आप धन्यवाद देते हुए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप तुहिना या तुषार है, लड़की है तो तुहिना, लड़का है तो तुषार। तो आजकल फलों और सब्जियों को रंग, दवाइयों आदि में पकाकर बेचा जा रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। इस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए किसी हिंदी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को लगभग 100 शब्दों में लिखना है। किसको लिखना है, हिंदी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को। तो कि आजकल जो बाज़ार में बहुत सारे कलर में डालकर सब्जी और फलों को अट्रैक्टिव बनाकर बेचा जा रहा है, जो हम लोग के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इस पर आपका क्या थिंकिंग है, उसको लेकर एक कोई भी समाचार पत्र में सेंटिनल ले लो और या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो, ऐसे लेकर उसके संपादक को आपको लिखना है कि आजकल ऐसे हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, जो लोग स्वास्थ्य के साथ खेल रहे हैं।
तो ये हम लोग की गलत मानसिकता दिखाती है जो समाज के लिए अच्छा नहीं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया कि जब आपको विद्यालय से लौटते हुए पैसों से भरा बैग मिला था, इस कथा पर लगभग 100 शब्दों में पूरा कीजिए। क्या लिखना है आपको? इस कथा को लगभग 100 शब्दों में ये आपका लघु कथा लेखन है। इसको ये लाइन को इंक्लूड होना होगा। एक मिला था आपको लौटते हुए, एक बैग मिला था पैसे से भरा हुआ। ये लाइन को लेते हुए एक स्टोरी मेकिंग करना है। उसको हेडिंग भी दीजिएगा और एक सीख भी दीजिएगा। तो 100 शब्दों में करना है। दूसरा, आपका एटीएम खो गया है और इसका नॉलेज देते हुए बैंक को ऑनलाइन भुगतान और नकदी निकासी पर रोक लगाने के लिए बैंक प्रबंधक यानी बैंक मैनेजर को 100 वर्ड में एक ईमेल करना है। बस इसमें ध्यान रखना है कि आपको जिसको भेजना है उसका ईमेल आईडी और आपका ईमेल आईडी फ्रॉम ये रहना है, और जिस प्रकार लेटर लिखते हैं उस प्रकार ही देना है, पर ऊपर का टू और फ्रॉम रहना पड़ेगा। और टॉपिक क्या है कि आपका एटीएम कार्ड खो गया है, और इसको जानकारी आप देते हुए, क्योंकि अगर किसी के हाथ मिल गया तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो आपका ऑनलाइन जो भी है वो रोक दिया जाए, ऐसा ना हो एटीएम के द्वारा। तो इसका नॉलेज देते हुए, तो क्वेश्चन नंबर 17, आपको अपनी रेसिंग साइकिल यानी आपका साइकिल ऑलरेडी पुराना हो चुका है पर अच्छी कंडीशन में, उससे रिलेटेड एक आकर्षक विज्ञापन यानी अट्रैक्टिव एडवर्टाइज 40 वर्ड में बनाना है। तो ध्यान में रखिएगा, एक बॉक्स बना के उसके अंदर ही रहिएगा। विशेष भी दे सकते हैं और उसका कुछ स्लोगन भी दीजिए, रेट भी दीजिए, फ़ोन नंबर भी दीजिए, इस तरह से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर ख, स्कूल बैग बनाने वाली कंपनी एक नए किस्म का बैग लाना चाहती है, उसके लिए एक आकर्षक बैग 40 शब्दों में करिए। तो एक बैग कंपनी आप कुछ भी, स्काई बैग या कुछ भी दे सकते हैं, और ये नया सिस्टम, उसमें कुछ ऐसे अट्रैक्टिव दे सकते हैं, इसमें ये सुविधा होगी। तो कपड़े के बारे में भी दे सकते हैं, कुछ विशेष करके पॉइंट दे दीजिए, स्टार टाइप देकर कुछ स्लोगन दे दीजिए, रेट दे दीजिए और कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, या कुछ फ्री मिल रहा है, ये भी कुछ ऑप्शन दे सकते हैं। तो अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में विद्यालय की खेल सचिव माने जो सेक्रेटरी की ओर से 60 शब्दों में एक सूचना आपको देना है। कक्षा 9वीं 10वीं के बीच अग्रिम सप्ताह अंतर विद्यालय क्रिकेट मैच खेला जाएगा, माने क्लास 9 और 10 के बीच नेक्स्ट वीक में आने वाला एक अंतर विद्यालय माने इंटर स्कूल क्रिकेट मैच होगा, जिसमें अधिक से अधिक छात्रों की सब प्राय मैक्सिमम स्टूडेंट का प्रेजेंट रहना जरूरी है। तो नोटिस जो निकलने वाला कौन होगा? खेल सचिव। तो नीचे में आपका खेल सचिव होगा, डेजिग्नेशन का नाम भी देना होगा और डेजिग्नेशन देना होगा और बॉक्स के अंदर बनाइएगा। और जो खेल सूचना में क्या होगा, अग्रिम सप्ताह में अंतर विद्यालय क्रिकेट मैच होने वाला है, तो उसमें नोटिस में आप दीजिएगा इतना तारीख को, 10 तारीख को होगा, उसका भी टाइमिंग भी दे दीजिएगा, और साथ में ये सब छात्रों की उपस्थिति ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 ख में गांधी स्मारक निधि की ओर से अक्टूबर प्रथम सप्ताह में विद्यालय में भाषण और कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मतलब गांधी स्मारक निधि की ओर से अक्टूबर का फर्स्ट वीक में विद्यालय में, स्कूल में भाषण और कविता का एक कंपटीशन किया जाएगा। तो आपका स्कूल का कुछ भी नाम देकर ये दे दीजिएगा, इस गांधी स्मारक निधि की ओर से ये होगा, स्कूल में किया जाएगा। और इसमें कक्षा 6 से 12वीं, तो यहाँ साइड में आप लिख सकते हैं कि कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों को इसकी जानकारी देने, और ये जानकारी देने के लिए है, अवगत कराइए। एक नोटिस दे दीजिए कि सबको रहना है, ये डैश तारीख को इसकी ओर से इसका दिया जाएगा। तो यहाँ नाम किसी का दिया नहीं है, तो आप किसी की ओर से भी दे सकते हैं, या प्रिंसिपल की ओर से भी, या फिर जो कला वो है उसके द्वारा भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन आंसर हो गया। अगर आपसे इससे जुड़े कोई भी आपको प्रश्न जानना है तो आप कमेंट्स करके बोल सकते हैं, या इनका उत्तर चाहिए तो हम लिखित रूप में आपको टाइप करके उसमें मैं अपलोड कर दूंगी। कोई भी जानकारी है तो आप मुझे बोल सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।